नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे वंशानुक्रम और विभिन्नता के सिद्धांत का पार्ट 7। आज हम पार्ट 8 पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर को कवर कर लिया था। ये सब हम आनुवंशिक विकार पढ़ चुके थे, कितने प्रकार के होते हैं। यह एक जीनोम के परिवर्तन के कारण से होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस से हम इसका पता लगाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके थे। आनुवंशिक विकारों के दो प्रकार पढ़ लिए थे, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। जो जीन के अंतर्गत होते हैं, जीन में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम मेंडेलियन विकार कहते हैं, और गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम गुणसूत्र विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था एक बार रिवाइज कर देते हैं। मेंडेलियन विकार क्या होते हैं? यह एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। यह या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होंगे, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होंगे। हो सकता है आपको मेरी कल की वीडियो में ये अच्छे समझ में ना आया हो कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बाद में लेकर आएंगे, जब हम आपको बताएंगे कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी चार्ट में आप पेडिग्री एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और उसमें से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिसीज़ या कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है, उसमें डोमिनेंट या रिसेसिव है। तो ये सब अपन किसी और वीडियो में कभी और समझ लेंगे। जब तक जितना मैंने समझा है अभी उसको साथ में लेके चलिए, फिर जब भी टाइम मिलेगा तो उससे भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ लिया था कि यह एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, और इसे रॉयल डिसीज कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले रॉयल फैमिली में देखी गई थी ब्रिटेन में। इसके बाद हमने इसका एक पेडिग्री चार्ट देख लिया था, किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसे हम एक बार फिर से किसी और दिन समझ लेंगे कि हम पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था। यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं, और बीटा ग्लोबिन के चेन में ग्लूटामिक एसिड वेलिन एसिड से कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल के कैसा हो जाता है, सिकल सेल का हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। अब आज हमें देखना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को या गुणसूत्रीय विकारों को। तो चलिए पढ़ते हैं गुणसूत्रीय विकार। इतना आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ऐसे विकार जो क्रोमोसोम की वजह से होते हैं, या तो क्रोमोसोम के नंबर बदल जाएं, या फिर क्रोमोसोम के आकार प्रकार में कोई परिवर्तन आ जाए, उस कारण से होने वाले विकारों को हम गुणसूत्रीय विकार या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन। मानव शरीर में कुल 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के। इनकी अगर संख्या या फिर संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसे हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। क्या क्या देखा हमने अभी तक? हमने देखा कि मानव शरीर में जो गुणसूत्र की संख्या है और संरचना है, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा तो उसे हम गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन से होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक गुणसूत्र की कमी हो सकती है या फिर वृद्धि हो सकती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप फिर से समझ लीजिए कि ये कब होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होता है कि अगर जब भी कोशिका विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बननी होती है या इनसे फर्दर दो कोशिकाएं बननी होती है, तब क्या होता है, प्रत्येक समय जब भी हम कोशिका विभाजन करते हैं तो क्रोमोसोम का भी विभाजन होता है। मतलब क्रोमोसोम अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी में स्थानांतरित करता है। इसी विभाजन के समय किसी भी कारण से अगर यह क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाए हैं, या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके साथ में चला गया होगा, या फिर कोई एक अकेला रह गया होगा, या उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया होगा, इस कारण से यह विकार उत्पन्न होता है। मतलब कोशिका विभाजन के समय अगर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए हैं या उनमें कोई और प्रॉब्लम आ गई है, उस कारण से अगर गुणसूत्र की कमी होती है या वृद्धि होती है, तब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है। यह कितने प्रकार का हो सकता है? जैसे मैंने बताया था आपको, एनिप्लॉइडी इससे पहली वीडियो में हमें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन पढ़ा था, और पॉलीप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में क्या होता है कि जैसे मानव के
जो गुणसूत्र हैं उसके किसी भी एक गुणसूत्र में, जैसे हमें पता है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं, तो अगर किसी जोड़े में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए, जैसे कि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में होता है XXY हो जाता है, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया उसको फिर से देख लेते हैं। एन्यूप्लाइडी में क्या होता है कि या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है पूरे के पूरे सेट में। मान के चलो कि ये XX था और इसमें एक Y जुड़ गया, तो एक जोड़ा जो था उसमें एक ही क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर एक ट्राइसोमी हुई, 3 क्रोमोसोम हो गए। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, एन्यूप्लाइडी का। ठीक है। या फिर जैसा कि डाउन सिंड्रोम में होता है 21वें क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 21वें क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम तो मतलब जोड़े में था, एक और जुड़ गया मतलब 3 हो गए, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ट्राइसोमी का हो गया। और ये ट्राइसोमी किसका एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी, क्योंकि एक जो सेट है उसी सेट में क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम या बढ़ रहा है, और यहाँ 2 भी बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ 2 बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रासोमी हो जाएगा। 3 बढ़ जाएंगे तो पेंटासोमी हो गया। और अगर एक कम हो गया, अगर मान के चलो यहाँ क्या हो गया, एक कम हो गया, जैसे कि होता है टर्नर सिंड्रोम में XO, मतलब यहाँ पर एक X क्रोमोसोम कम हो गया, O का मतलब 0, नॉट। ठीक है, तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उस जोड़े में से एक क्रोमोसोम कम हो गया है, तो इसे हम मोनोसोमी कहेंगे। एक ही क्रोमोसोम रह गया तो क्या हो गया, मोनोसोमी हो गया। तो एनोप्लॉइडी में मोनोसोमी भी हो सकता है और ट्राइसोमी भी हो सकता है। और अब जो पॉलीप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये है कि जैसे 23 पेयर हैं, 23 पेयर में एक पेयर बढ़ जाए तो ये 24 पेयर हो जाए, या एक पेयर कम हो जाए 22 पेयर ही रह जाए। तो जब पूरा का पूरा एक पेयर बढ़ जाता है या एक पेयर कम हो जाता है, कितने भी पेयर हो सकते हैं, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब कोई एक पूरा का पूरा जोड़ा बढ़ जाता है या पूरा का पूरा एक जोड़ा कम हो जाता है, इसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी मुख्यतः पौधों में देखने को मिलता है, मानव में देखने को नहीं मिलता। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होगा, टर्नर सिंड्रोम जो हम आगे पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, ये इंग्लिश में लिख दिया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर द टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दैट कॉज ड्यू टू चेंज इन वन और मैनी क्रोमोसोम्स और द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होता है, इट इज एन टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू चेंज इन वन और मैनी क्रोमोसोम। वन और मैनी क्रोमोसोम, एक या फिर उससे अधिक क्रोमोसोम्स के बीच में अगर चेंजेस हो जाएंगे तब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर जब क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा हो जाए, अबनॉर्मल हो जाए। 2 प्रकार का, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अब हम डाउन सिंड्रोम को समझ लेते हैं, ये आपके चैप्टर का पार्ट है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें मनुष्य के 21वां जो जोड़ा होता है, क्रोमोसोम का जो 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मतलब 21 + 1 हो जाता है। 21वां क्रोमोसोम पे, 21st वाले क्रोमोसोम पे जो 2 होते हैं उसके साथ में एक और जुड़ जाता है, तो इस तरह से 3 क्रोमोसोम हो गए। 21वां क्रोमोसोम मान लेते हैं, इसमें हमने एक और क्रोमोसोम जोड़ दिया तो 3 क्रोमोसोम हो गए, इसे हम ट्राइसोमी भी कहेंगे। तो जब ये ट्राइसोमी हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ऐसे गुणसूत्रीय विकार बच्चों में उत्पन्न होते हैं, जब बच्चा पैदा होगा तब उसमें ऐसा होगा। और इस प्रकार का ट्राइसोमी, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल मानते हैं। इसे लैंगडन डाउन ने सबसे पहले दिखाया था, सबसे पहले खोजा था, इसलिए हम इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। किसके नाम पर, लैंगडन डाउन के नाम पर। 1866 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इस रोग में होता क्या क्या, देखो इसमें जो बच्चा होता है वो मंगोलियन के समान होता है। मंगोलियन मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, ठिनगा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, छोटा का तो है ना, और उसका जो फेस है वो भरा भरा हो जाएगा, बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। तो ऐसे जो मंगोलियन के जैसे दिखने लगते हैं, इसलिए हम इसे मंगोलियन संलक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, रोगी छोटे कद का होता है, सिर गोल होता है, जीभ मोटी होती है, मुंह आंशिक तौर पर खुला रहता है, रोगी जो है वो मंदबुद्धि होता है, श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, हथेलियां असामान्य होती हैं और हृदय में दोष होता है। यहाँ आप देख लीजिए, इसका जो फेस है वो बड़ा है और फ्लैट है। ऐसे ही इसका जो बैक है, हेड का बैक है वो भी फ्लैट होता है, और ऊपर का ही कैसा होता है, गोल होता है। फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स होते हैं, मतलब हथेलियां असामान्य होती हैं, ठीक। और हार्ट में डिसीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज हो जाती है, बिग और रिंकल टंग हो जाती है, मतलब जो जीभ है वो कैसी हो जाती है, मुड़ी हुई हो जाती है। ये सब दोष हैं किसके, डाउन सिंड्रोम के। ये किसकी वजह से होता है, 21st वाले क्रोमोसोम पर जब एक क्रोमोसोम और आके ऐड हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है, तब जाके यह रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ये इंग्लिश में लिखा है डाउन सिंड्रोम, द सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ ट्राइसोमी एज देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21st. It is named after the person who discovered this chromosomal deceit, Langdon Down. Symptoms क्या हैं? The person is short and has a small and round head. Physical and mental development is retarded, and
टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, ब्रॉड पाल्म एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किस वजह से हुआ? जब यहाँ भी क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है। पर ट्राइसोमी किसकी हो रही है यहाँ पर ट्राइसोमी मिलेगी आपको सेक्स क्रोमोसोम की, XXY हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? XXY हो जाता है। तो XXY होने की वजह से आपने देखा, देखो इसमें XX मतलब महिला के फीचर भी होंगे और Y मतलब पुरुष के फीचर भी होंगे। तो जब किसी व्यक्ति में XXY ट्राइसोमी देखने को मिलती है तो उस गुणों में क्या होगा? उसके गुण में पुरुष के भी लक्षण होंगे और मादा के भी लक्षण होंगे। तो यह देखो यहाँ पर, यह भी ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इसमें लिंग सूत्र गुणसूत्र X की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि मौजूद रहने के कारण मानव की प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इसमें मादा के लक्षण भी परिलक्षित होने लगते हैं। इसका मतलब उसकी जैसे स्त्रियों में ब्रेस्ट बढ़ जाता है वैसे भी इनमें ब्रेस्ट हो जाते हैं। पुरुष बांझ होते हैं मतलब स्टेराइल होते हैं, इनके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। ये लैक ऑफ बियर्ड एंड बॉडी हेयर, बियर्ड नहीं आती है, बॉडी हेयर नहीं आते हैं, लॉन्ग आर्म होती हैं। ठीक है, गायनेकोमास्टिया हो जाता है, मतलब ब्रेस्ट बड़े बड़े हो जाते हैं। हिप फीमेल के जैसे हिप बन जाता है। प्यूबिक हेयर नहीं होते हैं। टेस्टिकुलर एस्ट्रोपी इनफर्टिलिटी हो जाती है। लंबे लेग्स होते हैं। ठीक है, ये सब इसके फीचर्स हैं। इंग्लिश में ये लिखा है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल X क्रोमोसोम इन मेल्स, chromosome count of 47 XXY instead of 46. Symptoms: masculine physique but has feminine development like the development of breast. Such individuals are sterile and they cannot reproduce. टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये भी एक क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय विकार है जो महिलाओं को प्रभावित करता है। महिलाओं के लिए क्यों? क्योंकि XO मतलब एक ही X गुणसूत्र है, दूसरा कुछ भी नहीं है, नॉट है, इसीलिए यह एक मोनोजोमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, 2n-1 है, इसलिए मोनोजोमी का एग्जाम्पल है। इसमें मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है, क्योंकि एक ही X है, इसीलिए इसमें जो नारियों के लक्षण है वो भी कम होते हैं। मतलब फीमेल होती है लेकिन उसमें पूरी तरह से फीमेल की जैसे डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अभाव रहता है, और ये भी स्टेराइल होती है, मतलब इनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। Absence of one X chromosome in females, hence decreasing the chromosomes count of 245. Symptoms: such females are sterile, have rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries मतलब जिसमें egg की formation नहीं होती. There is the absence of secondary sexual characters. इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कुछ फीचर्स हैं टर्नर सिंड्रोम के और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इनके आप एग्जाम्पल्स इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स आ गए हैं। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।